हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैगेट्स डिजीज़। इसमें नॉर्मल एक प्रोसेस होता है, रिमॉडलिंग प्रोसेस जो होता है उसको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हो जाता है। ये रिमॉडलिंग प्रोसेस होता क्या है? बोन का रीएब्जॉर्प्शन यानी कि ओस्टियोक्लास्ट और बोन का फॉर्मेशन यानी कि ओस्टियोब्लास्ट। ये जो है एक नॉर्मल प्रोसेस जो है चलता रहता है। तो क्रोनिक कंडीशन है ये। पैगेट्स डिजीज़ एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाती है हमारी बोन्स की और साथ के साथ वीकनेस भी। यानी कि जो बोन्स हैं हमारी उनकी एनलार्जमेंट होती रहती है जो कि एक एबनॉर्मल है, मतलब रुकती नहीं है, वो इनलार्जमेंट होती ही रहती है। और बोन्स जो है वो लार्ज तो होती है, इनकी इनलार्जमेंट तो हो रही है लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहुत ज़्यादा वीक जो है वो हो जाती हैं। उसके बाद एक नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है? ये हमारे क्लास सेल हैं, ये हमारे ब्लास्ट सेल हैं, ठीक है। तो ब्लास्ट सेल क्या करते हैं, यहाँ पे कैल्शियम और फॉस्फोरस हम जो डाइट के थ्रू लेते हैं वो जाके एक्यूमुलेट होता है ब्लास्ट सेल के पास। और ब्लास्ट सेल क्या करते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं ओस्टियोइड सेल को और एक जो है ऑर्गेनाइज्ड मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब इस नॉर्मल प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है, पहले जो ब्लास्ट सेल होते हैं यानी कि ये जो ब्लास्ट सेल हैं ये एक्टिवेट करते हैं हमारे क्लास सेल को, ठीक है। एक्टिवेट करेंगे तो एक केमिकल रिलीज़ करेंगे, केमिकल रिलीज़ होगा, वो जाके बाइंड हो जाता है और जो डीमिनरलाइजेशन है बोन की वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ब्लास्ट सेल जो हैं वो दोबारा सिक्रीट होते हैं और एक दूसरा केमिकल जो है वो रिलीज़ करते हैं। फिर जो पहला और दूसरा केमिकल है दोनों कंबाइन होते हैं, जिसकी वजह से जो क्लास सेल है वो उसको रिसेप्टर, मतलब जो क्लास सेल के रिसेप्टर हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। यानी कि पहले ब्लास्ट सेल ने क्लास सेल को एक्टिवेट किया और वो एक्टिवेट कैसे किया, उसने केमिकल जो है वो रिलीज़ किया, वो जाके बाइंड हो गया वहाँ पे रिसेप्टर्स पे और डीमिनरलाइजेशन बोन का शुरू कर दिया। उसके बाद ब्लास्ट सेल दोबारा से एक और केमिकल सिक्रीट करेंगे, तो जो केमिकल पहले सिक्रीट किया था और जो अब सिक्रीट किया है दोनों केमिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और जो क्लास सेल का रिसेप्टर है वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, इसलिए वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और जो डिमिनरलाइजेशन प्रोसेस जो चल रहा होता है बोन का वो स्टॉप हो जाता है। तो अब इस डिज़ीज़ में जो हमें हो जाती है कि हमारी बोन जो है वो इनलार्ज हो रही है और वीकनेस हो रही है, वहाँ पे वीक हो रही है हमारी बोन, तो इसमें हमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती हैं। तो जो आउट ग्रोथ है बोन की वो हो जाती है, क्योंकि वो ग्रो होती ही जा रही है, होती ही जा रही है। नर्व्स जो है वो कंप्रेस होंगी, क्योंकि अगर बोन का साइज़ बढ़ रहा है तो वो जो बॉडी मास है उस पर भी इफेक्ट डालेगा, वहाँ पे जितने भी वेसल्स हैं, नर्व्स प्रेजेंट है, उन पर भी उसका असर जो है कंप्रेशन उस पर डालेगा। उसके बाद जो पेल्विस है वो डिफॉर्म हो जाता है, बो लेग्स हमें देखने को मिलती हैं, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो सकती है, साथ के साथ फंक्शन डिफॉर्मिटी भी हमें देखने को मिल सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, डिमेंशिया की कंडीशन आ सकती है, कन्फ्यूजन की स्टेट जो है पेशेंट के अंदर आ सकती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव कार्डियर फेलियर होने के चांसेस भी जो है वो हो जाते हैं। ब्लैडर या फिर बाउल डिसफंक्शन भी हो सकता है। मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर होने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि एक तरीके से वो एबनॉर्मल ग्रोथ जो है वो होती ही जा रही है, होती ही जा रही है, ठीक है। स्किन का टेम्परेचर जो है वो रेज हो जाता है, यानी कि फीवर की कंडीशन आ सकती है। हाइपर कैल्सीयूरिया हो सकता है या फिर जो रीनल स्टोन है वो भी हो सकता है, क्योंकि हम जो डाइट से कैल्शियम ले रहे हैं, फॉस्फोरस ले रहे हैं, वो बोन में जा ही नहीं रहा, बोन उसको एब्जॉर्व कर ही नहीं रही है। तो वो हमारी बॉडी की जो किडनी है वहाँ पे जाके उसको, वो वहाँ पे जाके क्या हो रहा है, वहाँ पे जाके वो स्टोर होता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो वहाँ पे कैल्शियम यूरिया या तो वो यूरिन के थ्रू निकलेगा, तो यूरिया यूरिन में ज़्यादा जो है अमाउंट हो जाएगी, या फिर यूरिया के साथ मिलके वो वहीं पे रह जाएगा, या फिर वहाँ पे स्टोन की जो है फॉर्मेशन वो कर लेता है। इटियोलॉजी की बात करें तो एग्जैक्ट इसका कोई कोज अभी तक पता नहीं है, ठीक है, कि एग्जैक्ट कोज क्या है इसके पीछे। लेकिन हाँ, बोन जो ब्लड बोन जो वायरसेस होते हैं वो इसका एक तरीके से कोज माने गए हैं, लेकिन ये कंफर्म्ड नहीं है कि जो ब्लड बोन वायरसेस हैं यही इसका कोज है। एग्जैक्ट कोज इसका अभी भी नहीं पता है। रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो एथेंटिसिटी हो सकती है, ज़्यादा कॉमन ये इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में या सेंट्रल यूरोप, या फिर जो लेस, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है ये, इसके केसेस यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं मिलते जितने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या फिर सेंट्रल यूरोप में मिलते हैं। एजिंग की बात करें तो एज जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज़ होती है तो ये डिजीज़ होने के चांसेस भी जो है ज़्यादा होते हैं। जेनेटिक्स की बात करें तो जो फैमिली हिस्ट्री होती है तो उनको ज़्यादा जो है रिस्क होता है ये डिजीज़ डेवलप होने का, क्योंकि वो जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं पहले ही। पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करते हैं तो प्राइमरी
प्रोलिफरेशन होता है ओस्टियोक्लास्ट का, उसके बाद बोन का रीएब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। फिर एक कंपनसेटरी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म, ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी जो है वो रिप्लेस कर दी जाती है बोन में, ठीक है। एन ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी दैट रिप्लेस बोन। उसके बाद बोन ट्यूमर कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है क्या हो रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट तो हो ही नहीं रहा है, ऑस्टियोब्लास्ट होता जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होएगा, बोन ट्यूमर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। उसकी वजह से क्लासिक मोज़ेक मॉडल जैसा एक बोन डेवलप वहाँ पे हो जाती है, और डिजीज़ जो है वो बोन को वस्कुलराइज्ड और वीक बना देती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीक जो है हमारी बोन हो जाती है, और जो भी हमने ऊपर अभी फ्रैक्चर वगैरह के जितने भी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हैं वो यहाँ पे हो जाते हैं, मतलब डिजीज़ कंडीशन जो भी फ्रैक्चर है वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बारी आती है स्टेजेस की। तो जो पैगेट्स डिजीज़ है उसकी 3 स्टेजेस हैं, लाइटिक, बोन फॉर्मेशन या फिर मिक्स स्टेज, और थर्ड होती है स्कोलेरेटिक फेज, ठीक है। तो लाइटिक फेज में क्या होता है, बोन का डिमिनरलाइजेशन है वो 20 टाइम्स फास्टर होता है एक नॉर्मल बोन का जो लाइसिस होता है, मतलब नॉर्मली जो बोन बन रही होती है उससे 20 टाइम्स फास्टर उसका डिमिनरलाइजेशन होता है लाइटिक फेज में। उसके बाद अगर हम बोन फॉर्मेशन या मिक्स स्टेज की बात करें, तो यहाँ पे जो बोन का एब्जॉर्प्शन है वो 30 टाइम्स फास्टर हो जाता है नॉर्मल बोन फॉर्मेशन से। इसमें क्या होगा, ये प्रोसेस इतना ज़्यादा फास्ट है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस का वो प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं हो पाता है बोन में, मतलब पूरी बोन में उसकी एक प्रॉपर अलाइनमेंट में वो जो है वहाँ पे एब्जॉर्ब होना चाहिए, लेकिन वो वैसे नहीं हो पाता है। इसकी वजह से जो बोन है वो स्पंजी और वीक हो जाती है, और जो भी मैट्रिक्स होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड रह जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करा पाती है, और वहाँ पे फिर फ्रैक्चर होने के चांसेस जो हैं हो जाते हैं। उसके बाद आता है स्क्लेरोटिक फेज। इसमें क्या होता है, बोन की ओवर ग्रोथ होती है और बोलैग्स हो सकते हैं, या फिर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंजमेंट आ सकती है। अब जब भी ये तीनों स्टेज में से कोई भी होती है, तो जब भी हम एक्सरे कराते हैं तो क्या होएगा, रेगुलर इंटरवल्स पे हमें एक्सरे कराने होते हैं, तो हम देखेंगे कि बोन की डायमीटर जो है वो कभी इंक्रीज़ होएगी। अभी जैसे हमने कराया तो इंक्रीज़ है, नेक्स्ट टाइम हम जब कराएंगे तो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब जो बोन का लाइसिस है और जो फॉर्मेशन हो रही है बोन की, वो साइमल्टेनियसली चलती रहती है। इसका मतलब पेशेंट को क्या है, पैगेट्स डिसीज़ है। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं हम, सीरम एल्कालाइन फोस्फेट का अगर लेवल इंक्रीज़ है तो वो चेक कर सकते हैं कि वो एब्जॉर्ब हो पा रहा है या नहीं। सीरम में हम कैल्शियम, फॉस्फोरस और एल्ब्यूमिन की लेवल चेक कर सकते हैं कि वो नॉर्मल है या नहीं, यूजुअली नॉर्मल होती है। बोन स्कैन करा सकते हैं, बोन की बायोप्सी करा सकते हैं, और एक्सरे तो जो है हमें रेगुलर इंटरवल्स में यहाँ पे इस केस में करने ही होते हैं, तो एक्सरे करा सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ये कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि ये एक एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ है, पर यहाँ पे हम जो है एनसेड्स दे देते हैं उनको, ताकि उनको पेन में जो है थोड़ा रिलीफ मिले। कैल्सिटोनिन देते हैं ताकि जो भी कैल्शियम या फॉस्फोरस है वो जैसे तैसे करके हमारी बोन्स में थोड़ा एब्जॉर्ब होने लग जाए। उसके बाद हम जो है ड्रग्स देते हैं जो रीएब्जॉर्प्शन है बोन का उसको ब्लॉक कर सके, जैसे कि डाइड्रोनल, आइडिया, एसिटानोल, फोसोमैक्स या फिर मिथ्रामाइसिन। सर्जरी के लिए हम टिबियल ओस्टियोटोमी करते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, बोन फ्रैक्चर हो सकता है, बोन की डिफॉर्मिटी हो सकती है, मेंटल डिट्रोएशन हो सकता है, क्वाड्रीप्लेजिया हो सकता है, या फिर कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है वो हो सकती है।